Introduction to Trigonometry, Chapter 11, Exercise 11.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या रियल लाइफ जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उन्हें सिंप्लीफाई करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैथमेटिक्स की रियल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट भी एक तरह से समझ आ जाएगी, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड ऑन द वॉल। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक सीढ़ी है, लैडर सीढ़ी को कहते हैं, वो एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। किसके साथ? ग्राउंड ऑन द वॉल। ये आप देख सकते हैं इस फिगर को, ये एक आपको बज़ाहिर एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली इस स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर है। इस स्टेटमेंट को फिगर के तौर पे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक सीढ़ी है। ये जो आप साइड AC देख रहे हैं इस ट्रायंगल का, ये सीढ़ी दीवार के साथ रखी हुई है। जब आप सीढ़ी को दीवार के साथ रखते हैं तो आपको ऐसे ही एक इंक्लाइंड सरफेस नज़र आएगी। इंक्लाइंड जो है ना, वो इस ढलवान सतह को कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, ठीक है ना। तो आपको ये सीढ़ी इस तरह नज़र आएगी, जबकि ये जो BC है ये दीवार है जिसके ऊपर ये सीढ़ी रखी गई है, और जो AB है ये सीढ़ी के पाँव यानी फुट, जहाँ पे सीढ़ी ख़त्म होती है, और दीवार के दरमियान डिस्टेंस है। ज़ाहिर है जब आप सीढ़ी को दीवार के साथ रखेंगे तो सीढ़ी और दीवार के बीच में कुछ ना कुछ फासला होता है, क्योंकि आप सीढ़ी को इंक्लाइंड रखते हैं, डलवानी सतह पर रखते हैं। सो इफ़ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये जो सीढ़ी है ये ज़मीन से दीवार तक कितना एंगल ड्रॉ कर रही है? 60 डिग्री। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस सीढ़ी को दीवार पे 60 डिग्री के एंगल के साथ रखा गया है या रखी गई है। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब ये जो सीढ़ी का जो आखिरी हिस्सा है, जो शुरू का हिस्सा है, फुट ऑफ द लैडर जिसको हम कहते हैं, ये दीवार से कितने डिस्टेंस पर है? 15 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, इस वॉल की हाइट क्या होगी, ठीक है ना। ये देखिए, हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को एज अ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के तौर पे अप्लाई करके हाइट ऑफ द वॉल फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर कोई मेजरमेंट आपने नहीं करनी, सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें बताई गई है कि सीढ़ी और दीवार के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। सीढ़ी दीवार के साथ जिस तरह रखी गई है वो एंगल 60 डिग्री बन रही है। इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करके आप हाइट ऑफ द वॉल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो इस क्वेश्चन का है वो बिल्कुल एक ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें साइड AC सीढ़ी है और साइड BC दीवार है जिसके ऊपर ये सीढ़ी रखी गई है। सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है, जबकि साइड AB जो है वो फुट ऑफ द लैडर यानी सीढ़ियों के पाँव, यानी आखिरी हिस्सा जिसको जहाँ से हम चढ़ते हैं सीढ़ी पे, और दीवार के दरमियान जो डिस्टेंस है वो शो कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं इसको। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इन ट्रायंगल। जब मैं इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करता हूँ स्ट्रक्चर की शक्ल में तो मुझे एक ट्रायंगल बनता है, और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के नाम मैंने रखे हैं ABC। चूँकि हम हाइट ऑफ द वॉल यानी साइड BC की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं तो मैंने लिखा है इन ट्रायंगल ABC हाइट ऑफ द वॉल इज़ X। फॉर एग्जाम्पल ये जो हाइट है इसे मैंने नोट किया है X से, अभी तक अननोन है ना, नामालूम है, तो इसलिए मैंने इसे नाम दिया है X। एंगल गिवन है तो इसका मतलब है कि एक साइड की लेंथ गिवन है, दूसरी साइड की लेंथ मिसिंग है, जबकि साइड AC जो है वो उसका तो कोई काम ही नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें है। सबसे पहले आप देखिए वर्टेक्स A पर एंगल बना हुआ है, तो अगर आप वर्टेक्स A पर मौजूद 60 डिग्री के एंगल को कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होगी? एंगल 60 डिग्री का जो सामने वाला हिस्सा है, साइड है BC, इसे आप कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है एंगल 60 डिग्री के साथ यानी AB, उसे आप कंसीडर करेंगे बेस। तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर साइड BC, और साइड AB जो 60 डिग्री एंगल का एडजेसेंट साइड है, मुल्हिका साइड जिसको उर्दू में कहते हैं, यानी इस वर्टेक्स A के साथ टच है, इसे हम कहेंगे बेस। तो कौन सी रेशो हम लें जिसमें हम परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर सकें? अगर मैं साइन 60 डिग्री लेता हूँ तो साइन की रेशो बनती है इस ट्रायंगल के हिसाब से, राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, यहाँ दीवार चूंकि बिल्कुल सीधी है तो वर्टेक्स B पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं साइन 60 डिग्री लेता हूँ तो साइन की रेशो बनती है राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो अननोन है, फाइंड कर रहे हैं, बट हाइपोटेनियस का तो कोई जिक्र ही नहीं है।
लिहाजा हम इसको नहीं ले सकते साइन को। आते हैं कॉस की तरफ। अगर मैं कॉस लेता हूं तो कॉस 60 डिग्री की रेशो बनती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगेन बेस तो गिवन है 15 मीटर्स, लेकिन हाइपोटेनियस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। अब आते हैं थर्ड रेशो यानी टेंजेंट थीटा पे। टेंजेंट 60 डिग्री की रेशो बनेगी इस ट्राइंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बिल्कुल सही रेशो है इस हाइट ऑफ द वॉल को फाइंड करने के लिए, बिकॉज परपेंडिकुलर हाइट है x है और बेस गिवन है 15 मीटर, एंगल भी गिवन है 60 डिग्री, तो आप x यानी हाइट ऑफ द वॉल को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने ना साइन लिया ना कॉस लिया, बल्कि मैंने लिया टेंजेंट 60 डिग्री। एंगल कितना है 60 डिग्री, तो आप लिखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। अच्छा, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हम टेबल से देखते हैं, ये रहा टेंजेंट और ये रहा 60 डिग्री, √3 इसकी वैल्यू है। तो टेंजेंट 60 डिग्री की जगह लिखेंगे √3। परपेंडिकुलर चूंकि हाइट ऑफ द वॉल है जिसे हमने डिनोट किया x से, तो परपेंडिकुलर की जगह मैं लिखूंगा x, जबकि बेस जो है वो साइड ए बी यानी 15 मीटर की लेंथ है, तो बेस की जगह हम लिखेंगे 15 मीटर्स। आगे मूव करते, x फाइंड करना है, 15 मीटर यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर इज 15 √3 मीटर्स, यानी 15 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 √3 आएगा, ठीक है ना। अब √3 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से। तो ये रहा कैलकुलेटर, ये मैंने लिखा 3 और ये इसका मैंने फाइंड किया √। इसमें आपको डेसिमल पार्ट में बहुत सारे डिजिट्स नजर आएंगे, लेकिन मैं राउंड ऑफ करता हूँ इसे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस 7 है, सेकंड 3 है और थर्ड 2 है, यहाँ तक मुझे राउंड ऑफ करना है। फोर्थ डेसिमल प्लेस 0 डिजिट 4 से लेस है, तो लिहाजा इन सब को मैं टर्मिनेट कर दूंगा, मैं कोई चेंजिंग नहीं लाऊंगा। 1.732। अगर 0 4 से अबव होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता या 9 होता, यही पॉसिबल वैल्यूज है ना, 10 नहीं, सिंगल डिजिट 5 6 7 8 9, तो फिर आप इस 2 में 1 ऐड करते जिससे ये बनता 1.733 और बाकी सबको टर्मिनेट कर देते। चूंकि फोर्थ डिजिट अब 0 है, लेस देन 4 है, तो लिहाजा इसे राउंड ऑफ करेंगे विदाउट एनी चेंजिंग, यानी √3 की वैल्यू क्या आई, √3 इज अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ मैं इक्वल नहीं कहूँगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.732। जब आप 15 को 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ रहा है 25.98 इज इक्वल टू x। अब x क्या है, x इज द हाइट ऑफ द वॉल। अब लेंथ है ये, तो लेंथ किस यूनिट में गिवन है यहाँ पर, बेस की मीटर्स में, तो आप इसके साथ भी लिखिए मीटर्स। तो अगर ये सीढ़ी, ये लैडर इस वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है और फुट ऑफ द लैडर जो है वो वॉल से 15 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो फिर हाइट ऑफ द वॉल कितनी होगी, 25.98 मीटर्स। तो आखिर में आप लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द वॉल इज x एंड x इज 25.98 मीटर। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की एप्लीकेशन को अप्लाई करके वर्ड प्रॉब्लम यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैथ्स का जो हकीकी मानों में, जो रियल लाइफ में जो इन्फ्लुएंस है, वो उसका भी आपको पता चल जाता है कि मैथमेटिक्स अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या, ये कहाँ पे यूज़ होगा जो हम सीख रहे हैं। तो आपने देखा कि पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को समझा और अब आप ये भी जान रहे हैं कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है इसकी। इसके अलावा इसकी बहुत वर्ल्ड वाइड यूजेस है और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंसेस में इसका है, सिर्फ मैथ्स में नहीं है, ठीक है ना, फिज़िक्स में भी है, जैसे हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज़ है, ठीक है ना, इसकी एप्लीकेशंस का। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट विद अ स्ट्रिंग 50 मीटर्स लॉन्ग। एक लड़का है, वो एक पतंग उड़ा रहा है और जो पतंग की डोरी है, यानी वो जो केमिकल है जिसको हम कहते हैं, वो डोरी की जो लेंथ है वो 50 मीटर है, 50 मीटर लंबी एक डोरी है और बॉय के हाथ से और पतंग तक जो डोरी की लेंथ है वो 50 मीटर है। इफ़ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अब जहाँ से वो पतंग उड़ा रहा है, बच्चा ज़ाहिर खड़ा है, उसके हाथ से लेकर, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप उसके हाथ से खींचे बिल्कुल सीधी जिस तरह ज़मीन के साथ है, लेकिन वो थोड़ा सा हाइट पर है, और उस स्ट्रिंग की लेंथ 50 मीटर है, जबकि वो स्ट्रिंग जो है वो पतंग के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। आप ये बताइए कि काइट की हाइट कितनी होगी, काइट कितनी बुलंदी पर होगा।
अब ये देखिए, ये भी दिलचस्प क्वेश्चन है कि आप कोई ऐसा स्केल वगैरह तो फिर नहीं ले सकते ना, एक इतना बड़ा कोई मेजरिंग मीटर स्केल तो आप नहीं ले सकते कि आप पतंग की ऊंचाई को जो है वो पैमाइश करें, मेजर करें। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का अप्लाई करते हैं, जिससे आप हाइट ऑफ द काइट को आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लड़का है, पतंग उड़ा रहे, पतंग की जो डोरी है उसकी लेंथ 50 मीटर है। लड़के से के साथ पतंग की डोरी जो है वो हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री का एंगल एक ड्रॉ कर रही है ग्राउंड पे। आप ये बताइए कि काइट की हाइट कितनी होगी। तो फिर यही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये वो लड़का है, पॉइंट ए पे खड़ा है, जो पतंग उड़ा रहा है। अब पतंग की जो वो होती है, जो उड़ान होती है वो भी इंक्लाइंड होती है ना। पतंग बिल्कुल आपके सर के ऊपर तो नहीं होता, एक स्पेसिफिक एंगल के साथ आपके आंखों के सामने होता है, जिसे आप बहुत ज़्यादा सर ऊपर करके नहीं देखते, बल्कि यूँ सामने आराम से देख के उसे उड़ा रहे होते हैं हवा की रुख की डायरेक्शन में। तो ये लड़का है, पॉइंट ए पे खड़ा है, और ये पॉइंट सी पर उसका पतंग है जो उड़ा रहा है वो उसे। ये लड़के का जो डोरी है, लड़के के हाथ में जो डोरी है 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है ज़मीन के साथ। ये ग्राउंड है, ठीक है ना। ये पतंग की हाइट है। जाहिर है आप जहाँ खड़े होंगे पतंग आपसे बहुत आगे पे होगा, इंक्लाइंड लेवल पे, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पतंग यहाँ पे उड़ रहे हैं, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करें ग्राउंड तक, तो आपको पतंग की हाइट इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है ना। और ये वो लड़का है और ये पतंग की हाइट है। लड़के और पतंग की हाइट के दरमियान जो लेंथ है उसे हमने डिनोट किया ए बी से, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रिंग है यानी उस पतंग की जो डोरी है उसकी टोटल लेंथ 50 मीटर्स है। मैंने मिलीमीटर लिखा है, इसको मैं टिक कर देता हूँ, 50 मीटर्स, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा पतंग की डोरी ज़मीन के साथ जो एंगल ड्रॉ कर रही है वो कितनी है, 60 डिग्री। आप ये बताइए कि पतंग कितनी ऊंचाई पर है। तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो अभी लैडर और वॉल के दरमियान हमने सॉल्व किया था। मैंने इस स्टेटमेंट को एक ट्रायंगल की शक्ल दी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। वर्टेक्स बी पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायंगल को नाम दिया मैंने ए बी सी, जहाँ वर्टेक्स ए पे लड़का खड़ा है यानी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए सी जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ यानी 50 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स जो है वो इस पतंग की हाइट तो बिल्कुल सीधी होती है ना, इसलिए यहाँ से अब जब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन बी सी है ये राइट एंगल बना देगा, यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेगा। आपने ये बताना है कि हाइट ऑफ द काइट कितनी है। अगर मैं एंगल 60 डिग्री को कंसीडर करता हूँ तो उस हिसाब से मेरा जो परपेंडिकुलर होगा इस ट्रायंगल के लिए वो होगा बी सी, हाइपोटेनियस होगा ए सी और बेस होगी ए बी। यहाँ आपके जहन में रहे कि बेस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है पतंग की हाइट कितनी यानी परपेंडिकुलर। तो कौन सी रेशो है जिसमें हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं साइन 60 डिग्री लेता हूँ तो साइन 60 डिग्री की जो रेशो बनती है इस ट्रायंगल के हिसाब से वो बनती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बिल्कुल परपेंडिकुलर अननोन है, हाइपोटेनियस 50 मीटर है, एंगल भी गिवन है, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप कॉस लेते हैं तो कॉस की जो रेशो है वो बनती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की तो बात ही नहीं हो रही, इसलिए हम कॉस नहीं ले सकते। और अगर आप टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी मिसिंग है और बेस की तो बात नहीं हो रही, तो लिहाजा यहाँ जो सबसे एक्यूरेट सही जो रेशो बनती है वो है साइन 60 डिग्री की, जिसकी रेशो है परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बेस 50 मीटर। तो मैंने लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी लेट हाइट ऑफ द काइट बी एक्स। सबसे पहले मैंने काइट की जो हाइट है उससे डिनोट किया एक्स से, चूंकि ये अननोन है लिहाजा मैंने इसे लेट्स से एक्स कंसीडर कर दिया। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी यानी एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी यानी 50 मीटर्स। तो एक्स अपॉन 50 मीटर्स मैंने 15 लिखा, इसको मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद स्टेप रिपीट हुआ है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं टेबल से। ये रहा साइन और ये रहा 60 √3/2, ठीक है ना। ये रहा √3/2 एक्स अपॉन 50 मीटर। अब चूंकि आपने एक्स फाइंड करना है, 50 यहाँ डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके √3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद √3 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 √3/2 बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स। √3 की वैल्यू अभी तो पहले क्वेश्चन में आपने फाइंड की थी 1.732, तो √3 की जगह आप पुट करेंगे 1.732, बाकी 50/2 एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक। जब आप 50 को 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 86.6। इसको ज़रा मैं चेक करता हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 50 मल्टीप्लाई बाय
86.6, ये वैल्यू आ रही है 4330। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको ज़रा ठीक करते हैं। इसकी काइट की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 50 मीटर है। अच्छा, √3 और 50 मल्टीप्लाई बाय 1.732, इसको दोबारा चेक करते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 1.732, हाँ 86.6 आ रहे एग्जैक्टली। एक दफ़ा फिर देखें, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.732 इज इक्वल टू 86.6 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 86.6 को 2 से डिवाइड करते तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 2 4s are 8, 2 3s are 6, डेसिमल 2 3s are 6। x इज इक्वल टू 43.3 मीटर्स। अब x क्या है? x है दरअसल काइट की हाइट की। काइट कितनी बुलंदी पर है? ग्राउंड यानी ज़मीन से कितनी बुलंदी पर है? 43.3 मीटर्स। तो आखिर में आप लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द काइट इज 43.3 मीटर्स। इस तरह आप हाइट ऑफ द काइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। असलम वॉक्स 50 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। असलम जो है वो एक बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पे चला जाता है। एक बिल्डिंग है, इसके साथ असलम खड़ा है, फिर वो उस बिल्डिंग से 50 मीटर दूरी पर चला जाता है। ही देन मेजर द एंगल टू द टॉप ऑफ द टावर ऑफ बिल्डिंग एज 60 डिग्री। जब आप किसी बिल्डिंग से, फॉर एग्जांपल किसी टावर या किसी बिल्डिंग के पास खड़े, जब आप उस बिल्डिंग से थोड़ी दूर जाते हैं और फिर आप उस टावर की टॉप को देखते हैं तो आपके और टावर के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल ज़रूर बनेगा, क्योंकि आप और टावर जो है वो इंक्लाइंड सरफेस पर होंगे। टावर ये टॉप पर होगा, ये जैसे देख रहे हैं BC ये टावर है, जबकि आप डिस्टेंस पर गए 50 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी आप पॉइंट A तक आ गए। अब जब आप यहाँ से टावर को देखते हैं तो आप और टावर के दरमियान एक इंक्लाइंड लाइन बनेगी, क्योंकि टावर आपसे बहुत ऊंची है और आप टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं। तो यूँ समझे कि आपके और टावर के दरमियान जो ज़मीन पर एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। आप ऐसे ऊंचाई से देखेंगे तो आपकी आंखें जो है वो टावर के टॉप पर होंगी, तो कुछ ना कुछ एंगल ज़रूर बनेगा। जितना आप डिस्टेंस पे जाते जाएंगे एंगल में उतना ही डिफरेंस आता जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि असलम जो है वो एक बिल्डिंग है, उससे 50 मीटर के डिस्टेंस पे चला गया। फिर वो मेजर करता है कि असलम और उस बिल्डिंग के दरमियान जो ग्राउंड पर एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। आप ये बताइए हाउ हाई इज़ द टावर ऑफ द बिल्डिंग। आप ये बताइए कि उस बिल्डिंग की जो टावर है वो कितनी ऊंची है, ठीक है ना। तो एक दफ़ा फिर वही क्वेश्चन है जो जिस तरह 1 और 2 था। इसमें आप देख रहे हैं कि ये वो बंदा है असलम और ये BC वो टावर है। पहले असलम इस टावर के साथ खड़ा था और फिर असलम यहाँ से 50 मीटर दूर चला गया, ठीक है ना। तो साइड AB बन गई, टावर BC था, बिल्कुल सीधा था। असलम जब यहाँ से टावर के टॉप को देखता है तो साइड AC जनरेट हो जाती है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। असलम और टावर के साथ ज़मीन पर एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। तो आप ये बताइए कि उस टावर की हाइट कितनी होगी, ठीक। अच्छा, अब फिर देखिए यहाँ पर अगर हम एंगल 60 डिग्री को कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर बन रहा है साइड BC यानी X, और बेस बन रही है एडजेसेंट साइड 60 डिग्री के साथ यानी AB बेस होगी। हाइपोटेन्यूस की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही, उसको हम बीच में से निकाल देते हैं। अब आते हैं रेशो पे, साइन कॉस टेंजेंट। कौन सी रेशो लें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व हो। अगर आप साइन लेते हैं तो साइन की रेशो बनती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का तो कोई जिक्र ही नहीं, तो साइन नहीं ले सकते। कॉज लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अगेन हाइपोटेन्यूस का कोई जिक्र नहीं, तो हम कॉज भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप टेंजेंट लेते हैं तो टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, बेस गिवन है और एंगल भी 60 डिग्री गिवन है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसलिए मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC हाइट ऑफ द टावर इज X। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द टावर मैंने ली है X यानी साइड BC की लेंथ। अब मैंने लिखा है टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी X अपॉन 50 मीटर्स। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से कैलकुलेट करेंगे, ये रहा टेंजेंट और ये रहा 60 डिग्री, √3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो आप लिखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री की जगह पे √3 इक्वल्स X अपॉन 50। वंस अगेन 50 डिवाइड हो रहा है X से, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इसे √3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप 50 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है 50 √3, और जब आप √3 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है ना, अभी आपने
जो पहले दो क्वेश्चंस थे उसमें भी निकाला, वो था 1.732। और आखिर में जब आप 50 को 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन रहा है 86.6 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 86.6 मीटर। बल्कि मैं लिख लेता हूँ हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 86.6 मीटर। उस टावर की ऊंचाई कितनी होगी? 86.6 मीटर्स होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपने बड़ी ही सिंपल कैलकुलेशन से हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट कर लिया। आगे मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल इफ वन एंड ऑफ 10 मीटर्स लैडर इज 2 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल। अब यहाँ पर एंगल का कोई जिक्र नहीं हो रहा, तो हम इस तरह के राइट एंगल ट्राइंगल को भी सॉल्व कर चुके हैं थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिसमें एंगल गिवन ना हो, सिर्फ साइड्स गिवन हो। ठीक, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए उस वॉल की हाइट कितनी होगी जिस पर एक सीढ़ी रखी गई है और इस सीढ़ी की जो लेंथ है वो 10 मीटर्स है, और उस सीढ़ी का जो फुट है, एंड पॉइंट है वो, या स्टार्टिंग पॉइंट है वो उस वॉल से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, आप यहाँ फिगर को देख के समझ लें इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को। ये एक वॉल है, वॉल बिल्कुल सीधी होती है, तो BC एक वॉल है और उस पर एक 10 मीटर की लंबी सीढ़ी रखी गई है। जब आप सीढ़ी रखते हैं वॉल पे तो आपको इसी तरह इंक्लाइंड सरफेस नज़र आएगी ना, ये सीढ़ी है ऊपर से नीचे आती हुई, ठीक है ना। और सीढ़ी के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेकर, यानी फुट ऑफ द लैडर से लेकर वॉल तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 मीटर्स है। आप ये बताइए कि इस BC यानी इस वॉल ऑफ द हाइट कितनी होगी इस वॉल की, आपने फाइंड करना है। तो यहाँ आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ चूँकि कोई एंगल गिवन नहीं है, हाँ अलबत्ता 2 साइड्स गिवन है, तो एक तो वो तरीका हो सकता है कि आप पहले यहाँ पर किसी एंगल को फाइंड करें, फिर उसके बाद आप परपेंडिकुलर को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एंगल गिवन नहीं होगा आप परपेंडिकुलर को फाइंड नहीं कर सकते थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के थ्रू एंगल साइड की लेंथ को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई एक एंगल गिवन हो एक्यूट एंगल्स में से। यहाँ अब ना एंगल A गिवन है, ना ही एंगल C गिवन है, सिर्फ B गिवन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। उसकी स्टेटमेंट ये है, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, या स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। अगर ये हाइपोटेनियस को हम डिनोट करें C से, तो C स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं बेस को डिनोट करूँ A से, तो A स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा? B स्क्वायर। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर की। हम बड़ी डिटेल के साथ इसको वेरीफाई भी कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। आगे मूव करते हैं। मैंने पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि इन द ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 2 साइड्स की लेंथ गिवन है, तीसरी साइड की लेंथ इस थ्योरम से आसानी से फाइंड हो सकती है। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये है स्टेटमेंट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज C? हाइपोटेनियस। व्हाट इज A? बेस। एंड व्हाट इज B? परपेंडिकुलर। ठीक, तो C चूंकि हाइपोटेनियस है तो C स्क्वायर का मतलब है 10 स्क्वायर, और A चूंकि बेस है तो A स्क्वायर का मतलब होगा 2 स्क्वायर, और X चूंकि परपेंडिकुलर है फाइंड करना है, X स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब 10 स्क्वायर इज 100, 10 10s are 100, 2 स्क्वायर इज 2 2s are 4 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। हमने x को सेपरेट करना है, तो सबसे पहले +4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे बन जाएगा -4। 100 से 4 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 96। अब मुझे x फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर नहीं। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। अब x का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, और √96 का जब आप फाइंड करते हैं रूट कैलकुलेटर से, तो आप लिखे 96 अंडर रूट, ये आ रहे 9.79795, बहुत सारे डिजिट्स आ रहे इसमें, तो मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ अप टू 1 डेसिमल प्लेस 7 तक। लेकिन 7 के बाद डिजिट क्या आ रहा है? 9, जो कि 4 से ज़्यादा है, लिहाजा आप इस 7 में 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 8, यानी 9.8। बाकी सारे डिजिट्स को टर्मिनेट कर देंगे, तो 9.8 मीटर इज इक्वल टू x। अब x क्या है? हाइट ऑफ द वॉल। देयरफॉर हाइट ऑफ द वॉल इज 9.8 मीटर। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट था। यहाँ देखिए एंगल गिवन नहीं था, ऑल्दो इस पर भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड अप्लाई करके एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉज,
कॉज एंगल ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 10/2, तो टू वंस आर टू, 2/10 यानी 2 1s are 2, 2 5s are 10। फिर हम टेबल में देखेंगे कि 1/2 कॉस की वैल्यू कौन सी है, जो भी वैल्यू होगी एंगल आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन उससे आसान तरीका ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करें। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स की लेंथ गिवन हो, तीसरे साइड की लेंथ को आप पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसे डिटेल से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेसन्स में। तो बहरहाल हाइट ऑफ द वॉल इज 9.8 मीटर्स। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है। अ बलून इज कनेक्टेड टू अ मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाय अ केबल ऑफ लेंथ 315 मीटर्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। डिटरमिन द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, एक बलून है, ठीक है, एक गुब्बारा है, ठीक है, जैसे एक केबल के साथ एक डोरी के साथ बांधा गया है। जब आप बलून को डोरी से बांधते हैं और आप उसे छोड़ देते हैं, स्पेशली अगर उसमें गैस भरी हो, ठीक है ना, तो ये जिस तरह ये बच्चों के लिए जो बेचते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस भर दी जाती है, वो चूँकि हवा से हल्की होती है इसलिए वो सीधा ऊपर की तरफ उठते हैं। या वो आपने हॉट एयर बलून्स देखे होंगे जो बाहर की दुनिया में जिन पे जो है ना लोग बैठ के सवारी का मतलब एज एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, वो ऊपर हवा में उड़ते रहते हैं। तो वो चूँकि हवा से हल्की गैसेस होती है इसलिए वो ऊपर ही उड़ते हैं। या जो हम घरों में मीथेन गैस इस्तेमाल करते हैं जिसका फार्मूला CH4 है, उसका भी आप देखें वो हमेशा वर्टिकली सीधे ऊपर की तरफ ही उठते हैं। तो ये एक बलून है जिसे ग्राउंड पर एक केबल के साथ बांधा गया है। ये देखिए अब केबल बिल्कुल सीधी होगी जब बलून ऊपर की तरफ उठेगा। तो BC जो है, B वो पॉइंट है ग्राउंड पर जिसे बलून को बांधा गया, जबकि C वो पॉइंट है जहाँ पे बलून मौजूद है। अच्छा, बल्कि नहीं, यहाँ पर कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि अ बलून इज कनेक्टेड टू अ मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाय अ केबल ऑफ लेंथ 315 मीटर। यहाँ ये जो है ये बलून की हाइट होगी, ठीक है ना, BC। बलून यहाँ पे खड़ा है और बलून को यहाँ से मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड से बांधा गया है, ठीक है ना। अब बलून जो है वो ठीक है वो सीधी तो होगी, लेकिन यहाँ चूंकि हवा के रुख की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बलून और ग्राउंड पे जो इसकी जो डायरेक्शन है वो एक इंक्लाइंड सरफेस की तरह होगी, ठीक है ना। बिल्कुल सीधी तो नहीं हो सकती। ये तभी पॉसिबल होगा जब हवा ना चल रही हो, अदरवाइज़ हल्की सी भी हवा चल रही होगी तो बलून बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि हवा के रुख के मुताबिक ही ऊपर उठती जाएगी। तो बहरहाल ये यहाँ से बलून को बांधा गया एक स्ट्रिंग से, एक केबल से जिसकी लेंथ 315 मीटर है, और ये वो बलून है पॉइंट C पे आपको नज़र आ रहा है। बलून की हाइट पॉइंट C से ग्राउंड B तक कितनी होगी ये आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, जबकि बलून की स्ट्रिंग ज़मीन के साथ जो एंगल बना रही है वो है 60 डिग्री, ठीक है ना। अ बलून इज कनेक्टेड टू अ मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाय अ केबल ऑफ लेंथ 315 मीटर इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यहाँ से बलून बांधा गया है स्ट्रिंग के जरिए। स्ट्रिंग की लेंथ या केबल की लेंथ है 315 मीटर्स। बलून यहाँ पॉइंट C के ऊपर मौजूद है। अब एंगल जो बन रहा है इस स्ट्रिंग का या इस केबल का ज़मीन के साथ वो 60 डिग्री है। आप ये बताइए कि बलून ज़मीन से कितनी हाइट पर है। तो ये है B और ये है C, यानी साइड BC जो है वो बलून की हाइट होगी। हाइट बिल्कुल हम सीधी नापते हैं ना, तो इसलिए जहाँ यहाँ पे बलून खड़ा है यहाँ से सीधी लाइन आप ड्रॉ करेंगे ग्राउंड तक, ये तो ये होगी हाइट ऑफ द बलून। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को भी एक ट्रायंगल की शक्ल दी है और इस ट्रायंगल को नाम दिया है ABC। यहाँ पर वर्टेक्स A पर जहाँ पे बलून बांधा गया है एंगल 60 डिग्री बन रहा है बिल्कुल। B से C जो कि बलून की हाइट है उसे मैंने डिनोट किया X से, जबकि क्वेश्चन वाजे कह रहा है कि उस केबल की लेंथ कितनी है 315। तो ये जो हाइपोटेनियस है या ये जो इंक्लाइंड लाइन आपको नज़र आ रही है इसकी लेंथ कितनी है 315 मीटर्स। मैंने लिखा है सोल्यूशन में इन ट्राइंगल ABC हाइट ऑफ द बलून इज X। मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से कि हाइट ऑफ द बलून जो है वो ज़मीन से X मीटर्स के ऊंचाई पर है, हाइट पर है। अब X को आपने फाइंड करना है। तो अब देखिए अगर आप कंसीडर करते हैं 60 डिग्री के एंगल को तो परपेंडिकुलर होगा साइड BC और हाइपोटेनियस होगी साइड AC। तो कौन सी रेशो यहाँ पे स्पेसिफिकली चूज़ करनी होगी जिससे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मिल सके, ठीक। वो रेशो है साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा की रेशो यही है। थीटा यहाँ पर एंगल कितना है 60 डिग्री, तो आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी X अपॉन 315।
अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम टेबल से फाइंड करते हैं। ये रहा साइन और ये रहा 60 डिग्री, √3/2 इसकी वैल्यू है। तो साइन 60 डिग्री की जगह आ जाएगा √3/2 इक्वल्स x/315। 315 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, x फाइंड करना है। तो यहाँ x से डिवाइड हो रहे 315, लेफ्ट साइड पे जाके √3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन आपने क्या करना है आप 315 को डिवाइड करेंगे 2 से। अगर मैं 315 को 3152 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 157.5 ये। और जब आप 157.5 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 157.5 √3। लेकिन √3 की वैल्यू क्या है? √3 की वैल्यू जो आपने बहुत से क्वेश्चंस में अभी निकाली वो थी 1.732 मल्टीप्लाई बाय 157.5 इज इक्वल टू x, यानी हाइट ऑफ द बलून। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ रहा है 272.79 मीटर्स इज इक्वल टू x। इसका मतलब यह है कि हेंस हाइट ऑफ द बलून इज 272.79 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये थे वो एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जिनको आप अप्लाई करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।